हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको इस केमिकल रिएक्शंस का पहले रिजल्ट समझा दूं। जैसे आपके पास ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि आप देखते हैं कि मीथेन कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन से, राइट, और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर, राइट। तो इसकी जो एनर्जी चेंज है वो हम लोग निकालते हैं, मीन्स की कैलकुलेट करते हैं एनर्जी चेंज क्या आया है। और ये काम इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से बहुत साल पहले हो चुका था, राइट, काफ़ी टाइम पहले हो चुका था। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है समझने का कि जो एनर्जी डेटास थे वो एनर्जी डेटा जो है इसके साथ मैच करना चाहिए, राइट। तो हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता थी, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें मीथेन के बॉन्ड लेंथ पता थे कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो कितने कितने डिस्टेंस पर लोकेटेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हाइड्रोजन है, राइट, एंड इफ़ दिस हाइड्रोजन इज़ कनेक्टेड विद द मीथेन, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये 4 हाइड्रोजन्स हैं, राइट, और यहाँ पर एक कार्बन है। तो इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम था, मीन्स कि इस कॉन्सेप्ट के आने से पहले ही हमें इनके बीच का डिस्टेंस मालूम था। जैसे कि इसकी लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 107 पिकोमीटर। अब ये कोई गारंटीड नहीं है कि 107 हमेशा ही रहेगा, ये 107 जो है एक एवरेज वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे इस बात को मेंशन कर देता हूँ कि ये एक एवरेज वैल्यू है। अब अगर मैं मीथेन को थ्योरेटिकली ब्रेकअप करता हूँ, मैंने थ्योरेटिकल वर्ड यूज़ किया है ना कि एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल। सपोज़ कीजिए कि आपके पास ये मीथेन है, राइट, और इस मीथेन को मैं ब्रेकअप कर देता हूँ इन कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स, राइट। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है। डेफिनेटली अगर मैंने बॉन्ड्स को ब्रेक किया है तो आपको एनर्जी जो है सप्लाई करनी पड़ेगी अबव द हिल। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो आपने कितनी सप्लाई की है, राइट, दैट इज़ 1664 किलो जूल फॉर ईच मोल। अभी जो डेटा आया है ये डाटा आपके पास आया है एक्सपेरिमेंट से, कैलोरीमीट्री एक्सपेरिमेंट हमने किया इसके लिए, जो कि थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ेंगे। ये एक्सपेरिमेंट जो है क्वांटम मैकेनिक के आने से बहुत साल पहले हो चुके थे। तो ये कंसिडर किया गया है कि जब भी मीथेन का हमने 1 मोल डीकम्पोज किया है तो मैक्सिमम जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है इसको डीकम्पोज करने में वही कार्बन और 4 हाइड्रोजन को अलग करने के लिए ही होगी, 5वां तो हाइड्रोजन है नहीं, तो मैक्सिमम इतना एब्जॉर्ब हुआ है। तो अब अगर हम देखें कि पर एटम ये कितना एब्जॉर्ब हुआ है, पर हाइड्रोजन एटम कितना एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो इसका जो सबसे सही तरीका है वो सिंपली इतना ही है कि आप इस 1664 को 4 पीसेज में डिवाइड कर लेंगे, राइट। सो दैट इज 416 किलोजूल पर मोल। अब ये डाटा तो आ गया, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर मैं इस मीथेन को और हाइड्रोजन के अगर बॉन्ड्स को कंसिडर करने लग जाऊंगा तो यहाँ पर मैं थ्योरेटिकली ट्रैप हो सकता हूँ इसमें, राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके साथ किस तरीके से इनजस्टिस कर जाती है और हमें यहाँ पे वेरिएशन करना पड़ता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही था कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से ओवरलैप करेंगे। इस बिहाफ पे अगर मैं कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लिखूंगा, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो वो बहुत ही सिंपल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, वो ये है। अब अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स में आपको जिस चीज़ पे फोकस्ड रहना है वो है केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन में आपके पास केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब ये सब हंट्स रूल, अफबा प्रिंसिपल, ये सारा कुछ लगा करके मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन को, राइट। तो हाइड्रोजन को तो सिंपल है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेट मी मार्क इट फॉर 2 अदर हाइड्रोजन्स E1। तो ये मेरे पास 2 अलग अलग हाइड्रोजन को भी मैंने इसमें मार्क कर दिया है, ओके। ये 4th वन हाइड्रोजन, सभी के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने लायक है कि अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेयर्ड के साथ में कंबाइन होगा तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाएगा, सेकेंड वाला इससे ओवरलैप कर जाएंगे, देन ये जो 2 हाइड्रोजन बच गए हैं इनके साथ ओवरलैप कौन करेगा। इन बातों का ध्यान रखते हुए देखिए हमें कार्बन
और हाइड्रोजन की जो कॉम्बिनेशन है वो CH2 मिलेगी। यानी कि मुझे ये बताना पड़ेगा कि मीथेन का फॉर्मूला CH4 जो है वो गलत है और वो सही है CH2। अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसा होना चाहिए था। पर जैसा कि हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में भी इस चीज़ को पढ़ा हुआ था कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है और हमें इस तरह की जानकारी मिली है कि मीथेन के अंदर, अब मैं यहाँ पे इसका नाम लिख लूँगा जैसे कि मीथेन है, तो मीथेन में ऐसी इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है कि जिससे ये पता लग जाता है कि जो हाइड्रोजन है, राइट, हाइड्रोजन हमें 25% ही मिलता है मीथेन में और 75% जो है वो कार्बन का परसेंटेज है। अब अगर आपके पास मैं 75% कार्बन का परसेंटेज और 25% हाइड्रोजन का परसेंटेज अगर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट से आया है, अब आप इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि ये यही क्यों आया है। अब आया है तो हम यहाँ से चलेंगे आगे, हम ये नहीं पूछ सकते कि ऐसा ही क्यों है। वी नीड टू एक्सप्लेन द फैक्ट्स। तो अब अगर आपका 25% ये है और 75% ये है, तो इसके बिहाफ पे जब आप मीथेन का फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करते हैं, यू ऑलवेज गेट CH4। सो जो CH4 है दैट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, राइट। तो इसका मतलब इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। अब मसला क्या रह गया? मसला ये रह गया कि अब ये फिर CH2 गलत होगा, तो ऑब्वियसली गलत होगा क्योंकि कभी थ्योरी सही है तो कभी एक्सपेरिमेंट सही है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सही है तो हमारे को थ्योरी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ओके, तो खैर अब हमने जस्टिफाई करना तो है ही है, तो कैसे जस्टिफाई किया गया इस बात को देखो। इस बात को ये बता करके जस्टिफाई कर दिया गया है कि जो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल का, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक नेक्स्ट p में जंप कर जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास सारी कंडीशन जो है वेरी कर जाती हैं, तो इसे हम कैसे शो करेंगे? इसे हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं कि अब जो p ऑर्बिटल्स हैं उन तीनों p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से शो करूँगा कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है वो ग्रीन से शो हो जाए, ऐसा, ठीक है, ताकि आप ये समझ लें कि क्या होने वाला है, राइट। और साथ ही मैं यहाँ पर p ऑर्बिटल्स, ओके, यहाँ पर एक कुछ हो गया है कि मुझे यहाँ पे ये s के पेयर बताने हैं, राइट। तो मुझे ये बताना है कि लेट अस कंसिडर इट एज ए PZ, PY, PX, ये तीनों P हो गए, ये हो गया 2 का S, ये 2 का P, 2 का PY, 2 का PZ और ये 1 का S, राइट। तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। इस तरह की थ्योरीज में आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर देने पड़ेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर ये, नंबर 1 पहला बात यह है कि हमने ऐसा भी पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ये पिक्चर 1s की है तो ये 2s की है तो ये 2p की है। ये बात क्लियर हो जाती है कि जो 2p है उसका एनर्जी लेवल 2s से ज़्यादा है। तो फिर ऐसा क्या हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s से p में चला जाए, मीन्स यहाँ से हायर लेवल पे चला जाए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट मेड दिस इलेक्ट्रॉन टू बी ट्रांसफर्ड इनटू 2p ऑर्बिटल, आपको इसका प्रॉपर रीज़न देना है, राइट। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल पर चला गया है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो अगर ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं तो क्या ये बात सही है कि ये इलेक्ट्रॉन फर्दर एक स्टेबल बॉन्ड बनाने वाला है, राइट। जबकि हमने बॉन्ड की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि बॉन्ड एक्चुअली एक लोअर एनर्जी की स्टेट को हम बॉन्ड कहते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम एक और भी आई है और वो प्रॉब्लम अभी आपको मैं जस्टिफाई करूँगा, राइट। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन 3 अलग अलग ऑर्बिटल में है, एक है 2s में, दूसरा है 2p के x में, फिर है 2p के y में और फिर है 2p के z में, राइट। ये थी बात कार्बन के रिगार्डिंग। अगर आप बात हाइड्रोजन के रिगार्डिंग करेंगे तो हाइड्रोजन का हर एक बार एक ही ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है बॉन्डिंग के लिए, 1s 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 एंड 1s। अब मजबूरी आपके पास यहाँ पर ये थी मजबूरी कि आपके पास जो ये वैल्यू आई थी 416, ये एक एवरेज वैल्यू आई थी। मैंने यहाँ डिवाइड बाय 4 किया तो ये एक एवरेज वैल्यू आई थी। खैर एवरेज वैल्यू आई थी तो आप इसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं जब आपके पास यहाँ पर सब अलग अलग बॉन्ड्स बन रहे हैं? तो
तो उसकी जस्टिफिकेशन ये बोल के दिया गया है कि ये चारों ही ऑर्बिटल बेसिकली जो कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स के हैं, ये ऑर्बिटल जो है इक्वल एनर्जी लेवल्स में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, ध्यान से समझिए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो वो कैसे किया गया? अब यहाँ पे क्या किया कि एक यहाँ पे हमने रखा है एक s ऑर्बिटल, उसके बाद फिर हमने ले लिया एक p ऑर्बिटल। ये सपोज कीजिए कि आपके पास p का x हो गया है, देन कंसिडर हम करते हैं इसके साथ में एक p का z ऑर्बिटल, राइट। सो इफ दिस वन इज pz, देन अलॉन्ग विद दैट यू कैन हैव ए py ऑर्बिटल अलॉन्ग द y एक्सिस। इस तरीके से ये हो गया py। तो यहाँ पर ये चारों ही ऑर्बिटल जो है आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होने के बाद ये रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब ये रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो इन सभी की जो शेप्स हैं वो बिल्कुल एक जैसी शेप्स होंगी, और वो शेप मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ कुछ इस तरीके की शेप, ऐसे। मतलब ये है कि जो ये p ऑर्बिटल है, यही p ऑर्बिटल एडजस्ट हो गया है। इस एडजस्टमेंट को हम एक बैलून की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक बैलून नज़र आ रहा है, राइट। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं इस बैलून को यहाँ से होल्ड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये शो हो जाता है कि आपके पास ये दो जो है लोब्स हैं p ऑर्बिटल के। और अब हो क्या रहा है कि हाइब्रिडेशन में ये कुछ ऐसा सिचुएशन आपको नज़र आ जाता है, ये वाला देखिए, ऐसा, राइट। सो ये चीज़ ऐसे है, होल्डेड है, और अब ये देखिए ये चीज़ कुछ ऐसे हो जाती है, ये चीज़ ऐसे, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाता है और दूसरी डायरेक्शन में कम हो जाता है। p ऑर्बिटल जो है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ था, इस तरीके से, राइट। तो ये चीज़ अब मैंने ऐसे शो कर दिया है कि ये ऐसे हो चुका है। अब यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि जब ये इस तरीके से p ऑर्बिटल को हम ऐसे शो करते हैं, तो ये जो लोब था, अगर ये लोब पॉजिटिव वेव फंक्शन साइन का है तो ये लोब नेगेटिव वेव फंक्शन साइन का होगा। इसी तरीके से जो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, इनके भी पॉजिटिव और ये छोटे टाइनी लोब्स जो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होने चाहिए, राइट। तो इनको भी हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन से। तो इसलिए ये सारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेसिकली आपस में दूर दूर हो जाती हैं, और हमारे पास ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं, इन चारों ऑर्बिटल की एक ऐसी सिमेट्रिकल पिक्चर बन जाती है जिससे कि सभी लोग जो है एक ही दिशा में हमें नज़र आते हैं। तो वो पिक्चर मैं आपके सामने यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, इस तरीके से, राइट, जिसे कि आप यहाँ पर कैमरे पे देख सकते हैं। इस तरह की पिक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहीड्रल, ठीक है। शॉर्ट नोटेशन इसका T विद सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट D, दिस इज द नोटेशन फॉर टेट्राहीड्रल। अगर मॉडल की हेल्प से देखें तो हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये ऐसा नहीं है कि जो ये चारों लोब्स हैं ये आपस में क्लोज हैं या किसी पर्टिकुलर चॉइस के ऊपर बेस्ड है, ऐसा नहीं है। ये मैथमेटिकल फंक्शंस है पूरी तरीके से। आप देखेंगे कि जो तीन आपको दिख रहे हैं, मीन्स दो पर्पल और ये जो क्रीम दिख रहा है, ये इस तरीके से जैसे ट्राईपोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लैक बॉल है ये सरफेस से टच नहीं हो रहा है, ओके। और ये एक ऊपर लोब हो गया। अब पॉइंट ये है कि इन तीनों के बीच में अगर आप एंगल देखेंगे तो जो एंगल है वो मैथमेटिकली निकलना चाहिए। मैथमेटिकली मीन्स अगर आप सोचें, जिन्होंने फिजिक्स में अच्छी से पकड़ बना रखी है वेक्टर इन 3 डायमेंशन, तो अगर आपके पास 4 फोर्सेस हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, नॉट 2 डायमेंशनल स्पेस, तो जब आप उसका नेट रिजल्टेंट देखते हैं कि 0 है, तो वो कौन से एंगल पे हो सकता है नेट रिजल्टेंट 0? वो हो सकता है केवल 109 डिग्री पे, राइट। तो यहाँ पे 28 मिनट्स भी होगा वैसे, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है उसको 109 हम इसको ले सकते हैं। तो इस तरह की जो शेप है इसको हम बोलते हैं टेट्राहीड्रल शेप। इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि जो ये टेट्राहीड्रल है इसका मीनिंग ही यही होता है कि 4 प्लेन। टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4 एंड हीड्रल स्टैंड्स फॉर प्लेन। यानी कि अगर मैं इसके कॉर्नर्स को अगर मैं लेकर 3 डायमेंशनल मॉडल एक और तैयार कर लूँ, जो कि कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा इस समय जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों के अकॉर्डिंग, जैसे ये 3 लोग नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो वो 3 पॉइंट्स ये बन गए हैं और टॉप के लिए ये हो गया। तो जैसे ही आप इनको जोड़ना शुरू कर देते हैं टिप टू टिप, वी गेट बेसिकली 3 प्लेन्स, 1, 2 एंड 3।
एंड द फोर्थ प्लेन इज डाउनवर्ड। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 4 प्लेन्स हैं, इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं टेट्राहीड्रल। ऑलराइट, ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन। अब इस तरह की जो कॉम्बिनेशन है जिसमें कि आपने देखा है कि ये ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में मिक्सअप हो गए हैं और उसके बाद फिर ये लोग इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। तो ये चीज़ कहलाएगी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, राइट। तो डेफिनेशन क्या होगी? Hybridization is a process of intermixing of atomic orbitals of nearly equal energies and then their redistribution into equal number of orbitals but with exactly equal energies। अगर आपके पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपके पास 4 ही ऑर्बिटल्स आएंगे, लेकिन उन चारों की एनर्जी जो है वो इक्वल होगी। और वो किसके इक्वल होगी? वो इन चारों के एवरेज के बराबर आएगी, एक की एनर्जी। यानी कि इस चीज़ को बनाने में मैं एक तो बात तो कंसिडर ज़रूर करूँगा कि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन को पूरी तरीके से फॉलो किया गया है। तो इस तरह के जो ऑर्बिटल्स आएंगे इन्हें हम नाम देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। अब इनको मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं बोलूँगा, बस आप इसको बोल सकते हैं कि ये दीज आर द एटॉमिक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, राइट। सो इन सब की एनर्जीज इक्वल होंगी। तो अब यहाँ पे ये कंसिडर कर लिया गया है कि जो जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहले डिफरेंट ऑर्बिटल्स में यहाँ पे प्लेस हुए पड़े थे, अब वो सभी इलेक्ट्रॉन जो वो सिमिलरली बिल्कुल सेम इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में प्लेस किए जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको। आप इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं कि इन सब की एनर्जीज डिफरेंट हैं या किसी और तरीके से इनको मिक्स किया। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। ये हमारे इस वाले एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई करने के लिए बात हो रही है, राइट। अगर हम बैलून के मॉडल्स कंसिडर करें तो उसे कंसिडर करने के बाद मुझे ये पिक्चर कुछ इस तरह से नज़र आएगी, जैसा कि आपको ये मेरे टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, राइट। तो ये है टेट्राहीड्रल पिक्चर, राइट। अब ये ऑटोमेटिकली सभी लोग अरेंज हो चुके हैं 109 डिग्री के एंगल पे, राइट। इनमें से किसी को फोर्सफुली नहीं किया गया है, ये सभी लोग ऑटोमेटिकली अपने आप ही अरेंज हैं 109 डिग्रीज के एंगल पे, ओके। तो ये लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिकली यहाँ स्टैटिक चार्जेस के कारण ये यहाँ पर हैंग हुए पड़े हैं। नोटबुक में इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो नोटबुक में ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है थ्योरेटिकली? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली एक 120 के एंगल पर आपको 3 यहाँ पर लाइंस इस तरीके से अपने ड्रॉ करनी है, राइट। ये लाइंस केवल आपको ही नज़र आनी चाहिए। और एक जो 4th लाइन है जो कि 4th ऑर्बिटल के लिए होगी जस्टिफाइड, तो वो लाइन जो है आप इसमें से किसी एक के क्लोज शो कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर ऐसे शो कर रहा हूँ। और इसके बाद फिर आपने इसको लोब्स शो करने हैं कि ये एक मेरे पास एक लोब हो गया, राइट, अलॉन्ग विद द स्मॉलर लोब। और इसी तरीके से बाकी लोब्स भी आपने शो करने हैं, राइट। तो ये हो गया मेरे पास 3 लोब, और जो 4th लोब है वो भी आपको इसमें शो करना ही है। अब मैं इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भी शो करूंगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का रिप्रेजेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हाइब्रिडाइजेशन का। इसका ध्यान रखना कि मैंने अभी उन 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स नहीं दिए हैं जो मैंने पहले पूछे थे। अब हम हाइड्रोजन के अगर ऑर्बिटल की इसके साथ ओवरलैप कराएंगे तो वो बहुत ही सिंपल वे में आप इसको जस्ट ऐसे ओवरलैप कराएंगे कि ये हाइड्रोजन का ओवरलैप हो गया अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन पॉइंटिंग अपोजिट इन स्पिन, राइट। और इसी तरीके से हम बाकियों के भी ड्रॉ करते हैं। जो रही बात इसकी की जो कॉमन रीजन है, तो आप कॉमन रीजन को आप इस तरीके से शेडेड आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको दिखाना है, पर अदरवाइज मैं इसको शेड करूँगा तो पिक्चर हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो मैं यहाँ पर सभी जगह एक अपोजिट स्पिन का एक इलेक्ट्रॉन ज़रूर ड्रॉ करूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये तो हो गई पिक्चर है हमारे पास मीथेन की। अब ये ऑर्बिटल पिक्चर कहलाएगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें ज़रूरी है समझने वाला कि आपको दिख रहे होंगे कि दोनों लोब्स इस पिक्चर में पास दिख रहे हैं, पर ये एक्चुअल में पास नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऐसी ही पिक्चर नज़र आएगी, लेकिन जब मैं इसको कैमरे पे दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि कैमरे पे ऐसा भी दिख सकता है जैसे कि ये जो है ठीक इसको ओवरलैप कर लेगा और ये आपको दिखना ही बंद हो सकता है,
सो ये तो एक्चुअली पार्ट विजन का है। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, ये इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये और ये ऊपर वाला, ये तीनों तो 120 पर है, पर ये जो नीचे वाला ये आपको 120 पे दिख नहीं रहा है, पर एक्चुअल में तो ये भी है ना 120 पे, ठीक है। तो वो हम सिर्फ शो कर रहे हैं ऐसा। इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम नाम दे देते हैं कि ये SP³ हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैथमेटिकल मेथड के पीछे मैं नहीं सजेस्ट करूँगा किसी को भी कि मैथमेटिकल मेथड से आप जाएं, बिकॉज मैथमेटिक्स इसके लिए कोई भी डिज़ाइंड नहीं हुई है। बाकी जो ट्रिक्स हैं वो ठीक है, लोग ट्रिक्स यूज़ करते हैं, पर मेरे पास कुछ ऐसी बातें भी हैं कि ट्रिक्स जो है वो वैलिड नहीं है, और एक दो नहीं कई मॉलिक्यूल्स पे वैलिड नहीं होती हैं। सो आप गलती ना करें, इसलिए मैं थ्योरी के हिसाब से चल रहा हूँ, राइट। अब पॉइंट है वो पहले वाले 2 क्वेश्चंस के आंसर देने का। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि ये बात ठीक है कि हायर लेवल पे जंप करेगा, राइट। तो इसके रीज़निंग ये दी गई है थ्योरी में ये बता करके कि जैसे ही हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको अप्रोच करते हैं, राइट। जैसे कि अगर आप इसके देखें कि इसके इर्द गिर्द जैसे ही एक एटम दूसरे अप्रोच करता है, तो ड्यू टू सम रिपल्शंस वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर लेवल पे चला जाता है। वेल उससे एनर्जी भी हायर हो जाती है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर इसकी एनर्जी हायर हो गई तो ये स्टेबल कैसे रहेगा। तो उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो ओवरऑल जो बेसिकली इन चारों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज़ हैं उसको हमने यहाँ पर एवरेज कर दिया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग से काम लें, आप देखेंगे कि केवल इस ग्रीन वाले की ही एनर्जी राइज हुई थी, केवल इसी की, क्योंकि यही एक्साइटेड में बाहर आ चुका था। अगर ये नहीं आता एक्साइटेड स्टेट में तो हमारे पास बॉन्ड्स केवल 2 ही बनने थे, लेकिन इसके आ जाने के कारण जहाँ पर इसकी एनर्जी इंक्रीज़ हुई है वहीं पर इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी रिड्यूस भी तो हुई है, बिकॉज आफ्टर ऑल अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है तो उनकी एनर्जी हायर होती है एज़ कम्पेयर टू ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी थोड़ी सी लोअर तो हो गई है, बट एक की हायर हुई है। वेल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बॉन्ड 2 बनते अगर ये ट्रांसफ़र ना होता, और बॉन्ड बनना मीन्स एनर्जी को लोअर करना। तो अब इसके इधर ट्रांसफ़र हो जाने के कारण कितने बॉन्ड्स बनेंगे टोटल, वी विल हैव ए 4 सेट ऑफ बॉन्ड्स। तो इसका मतलब कि नो डाउट कि आपने एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रेस ज़रूर यहाँ पर शो किया है अपनी थ्योरी में, लेकिन आपने ओवरऑल जो है 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को जस्टिफाई कर दिया, ये समझाते हुए कि आफ्टर ऑल ये इलेक्ट्रॉन भी तो बॉन्ड बनेगा ना, बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जैसे इसके बॉन्ड्स बनेंगे, अब ये चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, अब सभी बॉन्ड जो है एक जैसे हैं और सभी की एनर्जी जो है वो लोअर डाउन होगी, क्योंकि बॉन्ड्स मीन्स एनर्जी लोअर डाउन होना। और इसमें एक चीज़ ये भी नोटिस करने लायक है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि आप ये समझ लें कि जो एनर्जीज़ हैं इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि आप ये ना पता कर पाएँ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन अभी अभी एक्साइटेड होकर आया हुआ है। तो रूल्स क्या हैं? रूल्स ये है कि सबसे पहले हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला पता करेंगे, और एम्पिरिकल फार्मूला पता करने के बाद हम इसकी बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद कहीं जा कर के हम हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंचेंगे। इस जगह पर मैं इस मॉलिक्यूल को जैसे मर्जी रोटेट करके आपको दिखा रहा हूं। ये मीथेन का मॉलिक्यूल है और आप इसे देख सकते हैं हर तरह से ये टेट्राहेड्रल होता है। तो जैसे कि अब आप देखेंगे कि मैं इस मॉलिक्यूल के अराउंड यहाँ पर एक प्लेन पार कर रहा हूँ, यहाँ से क्रॉसिंग प्लेन आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि इस मॉलिक्यूल को लेफ़्ट और राइट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल प्लेन, राइट। तो ये देखिए मीथेन का मॉलिक्यूल, ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। और जब मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे शो करता हूँ इस सिचुएशन में इस तरीके से, तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक जो हाइड्रोजन का एटम है वो इसमें हिडन हो जाता है, और आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर में कुछ गलती है। तो इसके रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं कि आप इसको किस एंगल से देख रहे हैं, राइट। तो इसलिए इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि जो ये आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो इसके साथ बेसिकली 109 डिग्रीज़ पर अभी भी है, राइट। सो आई कैन शो हेयर इट इज़ 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। हाइब्रिडाइजेशन से मिलती जुलती हाइब्रिडाइजेशन होगी अमोनिया के केस में भी, राइट। तो हम इसको भी डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत इजी है समझ पाना कि नाइट्रोजन के लिए ये 1s2 है, और इसके बाद फिर ये 2s2 हो गया,
एंड देन यहाँ पर P में 3 इलेक्ट्रॉन्स अलग से होंगे, राइट। आप चाहें तो इसको इस तरीके से बॉक्सेस से शो कर सकते हैं, दैट विल बी मच ईजियर। सो दिस इज 2p ऑर्बिटल। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है अमोनिया के केस में, और ये जो हाइड्रोजन है ये तीनों हाइड्रोजन के पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो राइट, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यह तीनों ही हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यू कैन शो दैम कि वो इसके साथ ओवरलैप ईजिली कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है और ये ओवरलैपिंग है, राइट। ओके, सो जब हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से काउंट की जाएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसी पर्टिकुलर शेल से स्टार्ट होता है, राइट। और जैसे कि यहाँ पर आपके पास दिख रहा होगा कि ये इस केस में एस से स्टार्ट हो गया। ट्रांजिशन के केसेस में ये ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर सेल से स्टार्ट हो, राइट, बट नियरली इक्वल एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि जो p ऑर्बिटल्स हैं, दीज 3 p ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, एंड डीजेनरेट का मतलब ये हो जाता है कि इनकी एनर्जी जो है इक्वल है, और वो भी एग्जैक्टली इक्वल है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस s को कंसिडर करते हैं कि s के साथ मिल करके ये सभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब ऐसा होने पर आपके पास पिक्चर पहले जैसे ही बन जाएगी, कुछ इस तरीके की पिक्चर ऐसे बन जाएगी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। अलॉन्ग विद देयर स्मॉलर लोब्स, स्मॉलर लोब बनाने ज़रूरी हैं इसके अंदर इस तरीके से। और अब आप लोग को क्या शो करना है इसमें कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पे शो करूँगा कि ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ पर है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ है, और इसमें आप शो करेंगे कि ये वाला पेयर आ गया जो कि यहाँ पे शो हो रहा था, पेयर है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइब्रिडाइज हो चुके हैं, और हाइब्रिडाइज हो जाने के बाद आपको इन चारों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बट अभी आपको यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन आपको शो करना पड़ेगा विद अपोजिट स्पिन, राइट। तो जब आप यहाँ पर ऐसा शो कर देते हैं, तो ये चीज़ आपके पास कुछ ऐसी नज़र आएगी पिक्चर, राइट। सो दीज 3 आर बेसिकली हाइड्रोजन। अब इस पिक्चर में आपके पास 2 और नए शब्द आने वाले हैं। एक तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इन 2 न्यूक्लियस के बीच में ट्रैप्ड है, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, राइट। और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि सिंगल न्यूक्लियस के साथ ट्रैप्ड है, इसे हम बोलेंगे लोन पेयर, LP। और अगर आप इसको बॉन्ड्स को, लोन्स को अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में शो करेंगे, तो आप कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं इसको, ऐसा करके। यहाँ पर आप दिखा देते हैं कि एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विद 1 मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसको आप कुछ इस तरीके शो करते हैं कि जो ये पेयर है इसे हम नाम देते हैं लोन पेयर का, लोन पेयर। और जो ये वाले पेयर्स हैं इसको हम नाम दे देते हैं बॉन्ड पेयर का। और इस पिक्चर में आपके पास टोटल जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो हैं 3। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर है, राइट। सो इनमें सबसे खास चीज़ ये है कि जो पेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के हैं, राइट। और बॉन्डेड पेयर मीन्स बॉन्डेड बिटवीन द 2 न्यूक्लियस, एंड लोन पेयर मीन्स इट इज़ बॉन्डेड विद अ लोन न्यूक्लियस, राइट। इसी हाइब्रिडाइजेशन की हम थोड़ी सी बिगर एग्जांपल देखते हैं, और वो एग्जांपल है ईथेन की। तो अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा ईथेन, तो सबसे पहले आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप ईथेन के लिए पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। तो आपके पास ये ईथेन का है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि बहुत सिंपल है ड्रॉ करना, राइट। और जब आप इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। ओके, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो कार्बन है वो सभी हाइड्रोजन से सिंगली बॉन्डेड है, राइट। तो आपको कंसिडर केवल एक ही कार्बन को करना है। एक कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं, और ये जो चारों बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ओके। तो डेफिनेट सी बात है कि आप इसको कैसे शो करेंगे पिक्टोरियली आप ऐसा शो करेंगे कि एक ये बॉन्ड होगा, राइट, विद इट्स स्मॉल लोब, और फिर एक ये दूसरा होगा लोब, हाइब्रिडाइज का लोब, राइट। एंड देन आप यहाँ पर एक थर्ड वाला शो करेंगे, एंड देन देयर विल बी अ 4th वन, ऐसा। सेकेंड कार्बन के लिए जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसको ओवरलैप करते हुए ड्रॉ करिएगा, इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करना, ये फर्स्ट लोब, देन कंसिडरिंग द सेकेंड लोब, देन कंसिडरिंग द अपर लोब, एंड देन द 4th लोब, ऐसा। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनको मैंने अपोजिट पेयर से शो किया हुआ है वो ये वाले हो गए हैं।
सिमिलरली आपके पास जो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप्ड होंगे, जिनको कि आप ऐसा शो करेंगे, ये हाइड्रोजन का हो गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। सिमिलरली आप यहाँ पे शो करेंगे, ऐसा शो करेंगे, राइट। तो ये हो गया ईथेन। ईथेन तो आप देखते हैं कि ईथेन के अंदर जो है कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, एक कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, और अगर आप टोटल सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो टोटल सिग्मा हो जाएंगे 7 ना कि 8, राइट। हाँ, पर हाइब्रिडाइजेशन का अगर क्वेश्चन है तो दोनों ही कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। इस केस में कार्बन हाइब्रिडाइज्ड हुआ है, मीन्स कि जिसके ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं वो कार्बन है, और वो किस तरह से मिक्स हुए हैं, वो sp3 फॉर्मेट में मिक्सअप हो चुके हैं। मॉलिकुलर मॉडल्स की बात करें तो जो अमोनिया है उसका मॉडल कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो है थोड़ा सा यहाँ से ये इस तरीके से बेंड हुआ पड़ा है, राइट। तो ये है अमोनिया का मॉलिकुलर मॉडल, राइट। सो ये मॉलिकुलर मॉडल है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात यह है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन हुई है टेट्राहीड्रल। हाइब्रिडाइजेशन तो टेट्राहीड्रल, तो इथेन में भी टेट्राहीड्रल है, बट इस अमोनिया की जो शेप है उसमें आपको टेट्राहीड्रल नहीं नज़र आएगा। इसकी जो शेप है वो शेप है इसकी पिरामिडल, और जो ज्योमेट्री है मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्बिटल्स हैं वो है टेट्राहीड्रल, राइट। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि ज्योमेट्री मीन्स हाउ द ऑर्बिटल्स आर रीअरेंज्ड एंड शेप मीन्स हाउ द एटम्स आर रीअरेंज्ड। मीथेन के केस में ज्योमेट्री भी टेट्राहीड्रल थी, शेप भी टेट्राहीड्रल थी। ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है। तो क्या डिफरेंस है मीथेन और अमोनिया में? सिर्फ इतना ही तो डिफरेंस है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है वो अमोनिया के केस में नहीं है, और इसी कारण से हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये जो है हमारी शेप बताता है कि एटम्स कहाँ पर रीअरेंज्ड है। कलर्ड होने के बाद ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ओके, तो जब भी आपको ज्योमेट्री कंसिडर करनी है देन लुक एट दी ऑर्बिटल्स, हाउ द ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड। जब भी आपको शेप कंसिडर करना है देन जस्ट इग्नोर दी ऑर्बिटल्स एंड लुक एट दी एटम्स, हाउ एटम्स आर अरेंज्ड। देयर आर 4 एटम्स, नाइट्रोजन along with the 3 hydrogen, that gives a pyramidal shape just like a pyramid. अगर हम इथेन के बारे में देखें तो इथेन की यहाँ पर शेप मैं नहीं बता सकता कि इथेन की शेप को हम क्या नाम देंगे, बट ये डबल टेट्राहीड्रल्स यहाँ पर लग रहे हैं आपको, राइट। अगर मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ तो आप देखते हैं कि ये सिंगली टेट्राहीड्रल आपको नज़र आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे इथेन है, इसमें दोनों ही कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और यदि आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि मीथेन की शेप कैसी होगी, तो मीथेन की शेप भी इसमें आप देख सकते हैं कि मीथेन की शेप यहाँ से बनाना बिल्कुल इजी है, राइट। तो आपको क्या करना है, जस्ट ये बस, तो ये मीथेन बन गया, बहुत सिंपल है, ये मीथेन हो गया। और जैसे आपको ये इथेन बनाना है, जस्ट रिमूव दिस हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन एंड ऐड ACH3 ग्रुप, कंप्लीट ग्रुप, एंड यू गेट इथेन, राइट।